जब भी सोरो मुकुजिमा सो जाता है तो वह हमेशा खुद को इस अजीब स्वप्नलोक में पाता है जिसमें धुएं और मलबे के अलावा कुछ भी नहीं होता है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई जीवन नहीं है। वह एक रहस्यमयी मर्दाना आदमी को देखता है जो ज़्यूस के वॉलमार्ट संस्करण जैसा दिखता है, जो इस अजीब दुनिया के बीच में खड़ा है। वह आदमी सीधे हमारे लड़के से बात करता है, कुछ निरर्थक शब्दावली का प्रयोग करता है तथा कहता है कि वह खाई के किनारे उसका इंतजार कर रहा होगा। इससे पहले कि सोरा इस कमीने की रहस्यमयी बकवास को समझ पाता, वह अपने बिस्तर पर जाग जाता है। उसका चेहरा पसीने से चमक रहा होता है। जल्द ही उसकी मां उसे बुलाती है। जब वह सुबह की दिनचर्या से तरोताजा हो रहा होता है तो उसके पिता स्नान क्षेत्र से बाहर आते हैं और अपने बेटे को इस तरह प्यार करने लगते हैं जैसे वह अभी भी 12 साल का हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सोरा के परिवार के बारे में कुछ जानकारी यहां दे दी गई है। उनके भाई को एसडीएफ में शामिल हुए 3 वर्ष हो चुके हैं और सोरा भविष्य में स्वयं भी इसमें शामिल होने की योजना बना रहे हैं और तब उन्हें इस जीवन को अलविदा कहने का समय आ जाएगा। उसके पिता एक बहुत ही गैर गंभीर व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी चीज से ज्यादा खिलवाड़ करना पसंद है। यद्यपि उनकी मां स्वाभाविक रूप से एक सख्त महिला है, फिर भी वह अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती है। सोरा को अब तक अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है और वह बिना किसी समस्या के दुनिया के अंत तक इस आदर्श जीवन को जी सकता है। खैर, एक कथावाचक के रूप में ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, क्योंकि इन विशाल टावरों के प्रकट होने के साथ ही दुनिया सचमुच खत्म होने वाली है, जो इतने ऊंचे हैं कि वे आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन टावरों की उपस्थिति हमारे लड़के को बहुत परिचित सी लगती है, मानो वे उसके सपनों से जुड़ी हों। इन टावरों की संख्या धीरे धीरे पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, जिससे अराजकता और भी बढ़ रही है। उसके परिवार का उसके भाई से संपर्क टूट गया, जो एसडीएफ में काम करता था, और जब टावरों की संख्या 20 हो जाती है तो उनका टीवी प्रसारण भी बंद हो जाता है और रेडियो भी मुश्किल से काम करता है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सभी को निकासी शिविरों में जाने का आदेश दिया गया है। कोई विकल्प न होने पर उसके माता पिता अपना सामान पैक कर लेते हैं। जाने से पहले वे एसडीएफ में काम करने वाले अपने बेटे के लिए एक नोट छोड़ जाते हैं। यदि वह घर वापस लौटता है तो कम से कम उसे ये तो पता चल जाएगा कि उसके माता पिता शरणार्थी शिविर के लिए रवाना हो गए हैं। जब तक सोरा और उसका परिवार जिम्नेजियम के अस्थायी निकासी आश्रय स्थल पर पहुंचते हैं, तब तक वह स्थान शरणार्थियों से खचाखच भर चुका होता है और वहां कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां वे अपना घर कह सकें। उनके चेहरों पर निराशा साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन जीवन मरण की स्थिति में भी अभी भी कुछ बदमाश आदतन कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं ताकि आम लोगों को अपनी घृणित उपस्थिति का पता चल सके। उक्त कमीना व्यक्ति एक बच्चे से उसकी दिन भर की एकमात्र रोटी का टुकड़ा छीन लेता है, और जब बच्चा अन्याय के खिलाफ विरोध करने की कोशिश करता है तो डाकू बच्चे के पेट पर एक भयानक प्रहार करता है। सचमुच कोई भी इस कमीने के खिलाफ खड़ा नहीं होता जिसने न केवल रोटी चुराई बल्कि उस गरीब बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहा है। अंततः सोरा के पिता आगे आते हैं और इस बदमाश को आगे बढ़ने से रोकते हैं। वह उत्साही गधा जेन जेड कमीना केवल हमारे लड़के के पिता का मजाक उड़ाता है और यहां तक कि एक मुक्का मारने की हद तक चला जाता है। लेकिन यह वह कमीना है जो अपनी परेशानियों के लिए विनाशकारी लात खाता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है, एक ऐसी जगह जहां उसके जैसे बदमाशों का असली हक है। सोरा के पिता तुरंत रोटी का टुकड़ा उसके असली मालिक को वापस सौंप देते हैं और ठग को घृणा भरी नजर से देखते हैं। ठग इतना चतुर निकलता है कि वह इस विशालकाय पिता के साथ खिलवाड़ नहीं करता और उसकी बची हुई इज्जत भी लेकर चला जाता है। ऐसा लगता है कि सोरा का इस कमीने के साथ कुछ इतिहास है। उसका नाम एगी कागावा है। वह एक नीच व्यक्ति था जो अपने गुंडों के साथ हमारे लड़के को अपमानित करने में आनंद लेता था। अचानक एक सैनिक आपातकालीन रिपोर्ट देने के लिए दौड़ता हुआ आता है। आश्रय स्थल में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकलकर बाहर खड़े ट्रक में बैठने का आदेश दिया गया। इन अचानक आदेशों का कारण गोपनीय है, लेकिन आदेश का पालन करना सभी के हित में होगा। बेशक कुछ लोग कोई कदम उठाने के बजाय विरोध करना शुरू कर देते हैं, बहस करने में समय बर्बाद करते हैं। अचानक कोई व्यक्ति सामने के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगता है। सोरा को सहज ही पता चल जाता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वह भागने के प्रयास में अपने माता पिता को धक्का दे देता है। संदेश देने वाला सैनिक प्रवेश द्वार को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बेचारे की ताकत उन राक्षसों के सामने पर्याप्त नहीं है जो दरवाजे और उसके साथ सैनिक को भी उड़ा देते हैं। हर वह कमीना जो इस शापित जगह को छोड़ने का विरोध कर रहा था, अब अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भाग रहा है। सोरा अपने माता पिता की गति से मेल न खा पाने के कारण पीछे छूटने लगता है, जबकि सभी लोग बाहर खड़े ट्रक में चढ़ने की कोशिश करते हैं। और कुछ ही देर बाद हर ट्रक भर जाता है और अधिक लोगों के लिए जगह नहीं बचती। सोरा उन बदकिस्मत लोगों में से एक है जो चयन में सफल नहीं हो सके। हालांकि उसका पिता उसे ट्रक में खींचने के प्रयास में उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन पिता के पीछे खड़े वे स्वार्थी कमीने ये कहते हुए उसके बेटे को ट्रक में ले जाने से मना कर देते हैं कि ट्रक में पर्याप्त जगह नहीं है। अंततः सोरा अपने चिंतित माता पिता को दूसरे ट्रक में छोड़कर दूसरे ट्रक में जाने का निर्णय लेता है। कतार में अंतिम ट्रक को छोड़कर अधिकांश ट्रक पहले से ही भरे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, वह चीज तेजी से भागने लगती है। फिर भी सोरा तेज गति से आ रहे ट्रक से चिपके रहने में कामयाब हो जाता है। काम को आसान बनाने के लिए कोई व्यक्ति उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, और वह मदद करने वाला हाथ उस कमीने एजी कागावा की ओर से आता है, जो हमारे लड़के को ऐसे जानवर की तरह देख रहा है जिसने अपने असहाय शिकार को एक कोने में फंसा दिया हो।
सोरा को अंदर खींचने के बजाय वह कमीना उसे ट्रक से धक्का दे देता है। बेचारा आदमी जमीन पर गिर जाता है और अन्य बचे हुए लोग उसे कुचल देते हैं और उसके ऊपर पैर रख देते हैं। वह वहीं पर लेटा हुआ इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए किसी से मदद की भीख मांग रहा है। उसकी प्रार्थनाएं शीघ्र ही सुनी जाती हैं जब उसके सपनों का वह उपेक्षित ज़्यूस उसके सामने प्रकट होता है। वह दाढ़ी वाला कमीना एक बार फिर वही बकवास कर रहा है कि वह खाई के किनारे हमारे लड़के का इंतजार कर रहा है। और इसी तरह सोरा का परिवेश बदल जाता है और वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाता है। अचानक एक भूत अपने पत्थर के कुल्हाड़ी से एक विनाशकारी प्रहार करता है, जिसे सोरा बड़ी मुश्किल से बाल बाल बचा पाता है। वह दुष्ट राक्षस अपने शिकार पर कुल्हाड़ी फेंकता है। एक बार फिर सोरा बाल बाल जीवन समाप्त करने वाले प्रहार से बच जाता है। हालांकि इस नजदीकी मुठभेड़ में उसे बुरी तरह चोट लग जाती है। यह घृणित प्राणी किसी मिशन पर निकले व्यक्ति की तरह है जो लगातार अपनी कुल्हाड़ी से सोरा को मारने का प्रयास कर रहा है। भाई का जीवन पहले से ही काफी जटिल था और अब उसे इस गंदगी से निपटना होगा। यहाँ एक छोटा सा अतीत प्रस्तुत है। सबसे पहले वह विशालकाय टावर अचानक कहीं से उभर आया और फिर वह बदमाश जिसने उसे ट्रक से फेंक दिया। और फिर वहां वह रहस्यमय दाढ़ी वाला कमीना आदमी है जिसने अपनी बकवास बातों से अतिरिक्त रहस्य पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। और अब यह भूत सोरा का सिर 2 टुकड़ों में काटने पर आमादा है। लेकिन मेरे आदमी के पास पर्याप्त था। वह उस पत्थर को पकड़ लेता है जिस पर वह काफी समय से नजर गड़ाए बैठा था और उस घिनौने हरे आदमी को बुरी तरह कुचल देता है। सोरा को अचानक भूत की छाती पर उत्कीर्ण एक अक्षर का निशान दिखाई देता है जो संभवतः प्राणी के पद को दर्शाता है। तभी राक्षस की छाती से कुछ क्रिस्टल जैसी चीज बाहर निकलने लगती है जो सीधे सोरा की छाती को निशाना बनाती है और उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। आश्चर्य की बात यह है कि उस चीज का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसके विपरीत भूत की कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर आई खरोंच ठीक होने लगती है। इतना ही नहीं, वह इस नई शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए भी महसूस कर सकता है। उसे यह समझने के लिए बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उसने एक चरण को पार करने के बाद मूलतः अपना स्तर ऊपर कर लिया है, ठीक वीडियो गेम की तरह। वह भूत की कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और इन धूर्त छोटे बदमाशों के किसी भी घात से बचने के लिए पहले उस क्षेत्र का निरीक्षण करने का निर्णय लेता है। कुछ समय बीत जाता है लेकिन सोरा को कुछ नहीं मिलता। पूरा चक्कर लगाने के बाद भी सचमुच कुछ नहीं मिलता। जिस स्थान पर उसे ले जाया गया है वह एक तैरता हुआ द्वीप है जिस पर टूटी हुई और ध्वस्त इमारतें हैं। नीचे जाने के लिए भी सीढ़ियां हैं। चूंकि उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है इसलिए वह अंततः इन घातक सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देता है। एक गलत कदम और वह तेजी से नीचे गिर जाएगा। आमतौर पर इस तरह का इलाका राक्षसों का प्रमुख क्षेत्र होता है और यदि आप इससे गिर गए तो आप पुनः जीवित हो जाएंगे। हालांकि भाई सचमुच कूदकर इस सिद्धांत की तथ्य जांच नहीं करने जा रहा है। उसे लग सकता है कि उसका खेल सचमुच खत्म हो गया है। अंततः वह साहसपूर्वक इस भयावह सीढ़ी को पार कर जाता है और इस तैरते हुए द्वीप के भीतर जाने वाला प्रवेश द्वार खोज लेता है। सोरा हर कदम सावधानी से उठाती है। जब वह केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचता है तो उसे एक कब्र का पत्थर दिखाई देता है और पूरा क्षेत्र एक अग्नि मशाल से प्रकाशित होता है। आश्चर्य की बात यह है कि वह कब्र पर लिखे शास्त्र को अक्षरशः समझ सकता है, हालांकि यह भाषा उसके लिए पूरी तरह से अजनबी है। लिखित जानकारी के अनुसार सोरा को टुकड़े एकत्र करने का निर्देश दिया गया है और उसके बाद ही वह रसातल छोड़ने का अधिकार अर्जित कर सकता है। इससे किसी कारणवश उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तथ्य यह है कि जिस राक्षस को उसने अभी अभी हराया था वह अत्यंत कमजोर था। इसका अर्थ यह है कि इस रसातल से पार पाना उतना कठिन नहीं होगा। इसलिए यह केवल समय की बात है कि वह इस स्थान से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। वह अंततः उन दरवाजों को खोलता है जो इस पेचीदा खेल के दूसरे चरण की ओर ले जाते हैं। खाई की पहली परत 900 मीटर क्षेत्रफल की थी तो उस राक्षस के शरीर पर अंकित संख्या 1 थी। दूसरी परत को हराने के बाद उसे पता चलता है कि यह स्थान 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और राक्षसों में से एक पर 2 का चिन्ह बना हुआ है। इसी प्रकार तीसरी परत पिछली परत से दोगुनी बड़ी है तथा 4 में से केवल एक राक्षस के शरीर पर संख्या 4 अंकित है। यहाँ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि टुकड़े केवल संख्या वाले राक्षसों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जब तक आप टुकड़ा हासिल नहीं कर लेते अगली परत तक आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जितनी परतों में आगे बढ़ेंगे राक्षस उतने ही अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे। चूंकि प्रत्येक परत का भूमि आकार प्रत्येक स्तर के साथ बढ़ता जा रहा है इसलिए कुंजी ढूंढना कठिन होता जा रहा है। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि राक्षसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है तथा यह कठिन मोड उत्तरजीविता उसे और भी अधिक शक्तिशाली बना रहा है। भाई इतने लंबे समय से परतों को पीस रहा है कि वह सचमुच एक बेरोजगार आदमी की तरह दिखने लगा है। जैसे जैसे वह ऊपर की परतों पर चढ़ता गया राक्षसों की विविधता भी बढ़ने लगी और 12वीं मंजिल पर उसका सामना उन राक्षसों से हुआ जिन्होंने उस दिन आश्रय स्थल पर हमला किया था। 12वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने जो भी ताकत जुटाई थी उसके बावजूद ये रोती बिलखती कुतिया उसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी और उनसे कुछ ही सेकंड में निपटा जा सकता था। 13वीं मंजिल के बाद राक्षसों की विशाल संख्या का सामना करना उसके लिए एक चुनौती की तरह लगने लगा। लेकिन भाई ने हर चीज को अपने रास्ते में ला दिया, मानो ये राक्षस डिस्पोजेबल रेत की बोरियों के अलावा कुछ नहीं थे। जब वह 13वीं मंजिल पर पहुंचा तो राक्षसों की संख्या 500 मिलियन तक पहुंच गई थी। इसलिए चाबियां ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। कुछ चाबीधारी राक्षस राक्षसों के समूहों द्वारा संरक्षित थे जबकि अन्य छोटी गुफाओं में छिपे हुए थे।
उनके प्रयासों में सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि उनमें से प्रत्येक को मारने में उन्हें बहुत समय लगा। लेकिन कोई बात नहीं, भाई आगे बढ़ता रहा। अंततः वह रसातल की 42वीं परत तक पहुंच गया। राक्षसों की संख्या इतनी अधिक थी कि यदि हम प्रत्येक मनों से सभी राक्षसों को इकट्ठा कर लें तो भी यहां मौजूद राक्षसों की संख्या से मेल नहीं खा सकेंगे। मूलतः 2 ट्रिलियन से अधिक राक्षस हैं और प्रत्येक राक्षस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जीव अकेले ही पूरे शहर पर कब्जा करने में सक्षम है। लेकिन पिछली मंजिलों पर सभी राक्षसों से लड़ने के बाद ब्रो को राक्षसों को मारने का पूरा जुनून सवार हो गया था। वह अपने पूर्व स्वरूप जैसा भी नहीं दिखता था। उन्होंने वर्षों तक उन 2 खरब से अधिक राक्षसों से लड़ाई लड़ी। इतने साल की वह गिनती भी भूल गया। लेकिन उसके पास 2 ट्रिलियन राक्षसों को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि केवल तभी वह उस टुकड़े को पा सकता था जिसकी उसे तलाश थी। अंततः उसका सामना एक ऐसे राक्षस से हुआ जो सामान्य राक्षसों से कहीं अधिक भयानक और क्रूर था। उस बड़े पनीर को देखकर हमारा लड़का कान से कान तक मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आखिरकार वह टुकड़ा मिलने वाला था जिसके लिए वह इतनी मेहनत कर रहा था। वह राक्षस कठोर प्रतीत हो रहा था, लेकिन सोरा ने उसे ऐसे टुकड़ों में काट डाला जैसे वह कुछ भी नहीं था। भाई इतना शक्तिशाली हो गया है कि शक्ति की भावना अपना अर्थ खो चुकी है। हालांकि दुखद बात यह है कि राक्षस के पास वह टुकड़ा नहीं था, जिसका अर्थ यह है कि उसे ढूंढने में अभी भी काफी समय लगेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए जान लें कि वास्तविक दुनिया में अब तक क्या हो रहा है। 21वीं सदी में अचानक पूरी दुनिया में 20 टावर उभर आए। इससे पहले कि मानवता ये समझ पाती कि क्या हो रहा है, राक्षस बाहर आ गए और लगभग सभी को खत्म कर दिया। अधिकांश लोगों को तत्काल मार दिया गया और इसे न्याय दिवस कहा गया। कुछ बचे हुए लोग जाग गए और उन्हें एक रहस्यमय प्रणाली तक पहुंच प्राप्त हो गई। जो लोग जाग गए उन्हें अत्यधिक शक्तियां प्रदान की गईं। यह मानवता की पुनर्स्थापना के लिए उत्प्रेरक बन गया तथा जागृत लोगों ने शिकारी संघ नामक समूह बनाए। अब आइए हम अपने उस लड़के की ओर लौटे जो अनगिनत अन्य राक्षसों का वध करने के बाद इस वर्तमान स्तर पर बचे हुए अंतिम राक्षस का पीछा कर रहा है। अचानक मोनाचेन राक्षस को निगलना शुरू कर देता है और वह आकाश में ऊपर चढ़ने लगता है जैसे कि वह इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा हो। एक अज्ञात आवाज हमारे लड़के को चेतावनी देती है कि इस राक्षस को भागने न दे, क्योंकि इस राक्षस को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बुलाया जा रहा है जिसने राक्षस को बुलाने के लिए उन्नत स्थानांतरण स्क्रॉल का उपयोग किया है और इस राक्षस का चयन किया गया है। यह सलाह हमारे लड़के को यह एहसास कराती है कि इस शापित जगह से बचने का यही एकमात्र रास्ता है। इससे पहले कि राक्षस भाग सके, वो उसका पीछा करने के लिए सीधे उस जादू में कूद पड़ता है। अचानक ही स्टेटस विंडो का एक समूह उसे घेर लेता है। प्रत्येक चमकती चेतावनी के अनुसार अथाह आह्वान 2 से अधिक जीवित प्राणियों को स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं है। लेकिन हमारा आदमी इस जगह से बाहर निकलने पर अड़ा हुआ है और अब उसे कोई नहीं रोक सकेगा। इस बीच पृथ्वी पर एस शहर के ठीक बाहर हम संकट में फंसी एक युवती को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखते हैं और कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा है। उसका नाम योनोआकी है, जो 19 स्तर की जागृत है। उसके रूप रंग को देखकर ऐसा लगता है कि वह एक जागृत जादूगरनी जैसी है। जब वह जंगली इलाकों से होकर भाग रही थी तो उसका पैर कुछ जड़ों में फंस गया, जिससे वह गिर गई। ऐसा लगता है कि वह आधिकारिक तौर पर परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसका पीछा करने वाले गुंडे आखिरकार उसे पकड़ ही लेंगे। वे मांग करते हैं कि वह उन्नत स्थानांतरण स्क्रॉल सौंप दे, विशेषकर इसलिए क्योंकि एक स्तर 19 के नौसिखिए के पास स्तर 60 का स्क्रॉल रखने का कोई अधिकार नहीं है, जिसे उसका नाजुक शरीर संभाल भी नहीं सकता। या तो वह उसे सौंप देगी या फिर वह बड़ा आदमी उसे मौके पर ही मार डालने में संकोच नहीं करेगा। यह बड़ा आदमी चोजी शिदो है, जो 35 स्तर का तलवारबाज है, और उसके बगल में खड़ी महिला आइका है, जो 34 स्तर की ड्रेउड है। यह महिला आइका अपने दोस्तों से कहती है कि वे अपने शिकार को न मारें। योनाज़ाकी उन्हें यह भी याद दिलाता है कि 2 शिकारियों का आपस में युद्ध करना सख्त मना है। लेकिन इन बदमाशों को नियमों की कोई परवाह नहीं है। दिखाए तोशिडा, एक स्तर 38 बर्बर, अगर वह स्क्रॉल नहीं सौंपती है तो अपने स्वयं के नियम बनाने के लिए तैयार है। यदि वह उनकी बात मान ले तो वे उसे दयापूर्वक जीवित रहने देंगे। यह वह समय है जब महिला उन्हें स्क्रॉल से डराकर स्थिति को बदलने का निर्णय लेती है। यदि वे पीछे नहीं हटते तो वह इसका प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगी। आइका, जो उसे मारने के विचार के खिलाफ है, अपना विचार बदल देती है और चोजी को उसे हर कीमत पर वश में करने का निर्देश देती है। वह बर्बर व्यक्ति पूरी तरह उन्मत्त हो जाता है तथा पागलों की तरह अपनी तलवार चलाता है। लेकिन इससे पहले कि वह विशाल तलवार उसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर पाती, वह महिला गायब हो जाती है और उसे बर्बाद होने से बचा लेती है। यो अंततः उस जबरन बुलाए जाने वाले स्क्रॉल का उपयोग करता है, जिससे ये कमीने भयभीत हो जाते हैं। आप देखिए, बलपूर्वक बुलाने से एक उन्नत राक्षस सामने आ सकते नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मूलतः इस महिला ने अपने हाथों से आत्मघाती बम विस्फोट किया। वह मरते समय इन बदमाशों को भी अपने साथ ले जा रही है। वे बदमाश तेजी से उसकी ओर दौड़े। उन्हें उम्मीद थी कि वे अंतिम क्षण में हस्तक्षेप कर सकेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आकाश से बिजली गिरती है और राक्षस को बुलाती है। खैर, यह राक्षस परिचित लगता है। यह वही है जिसका पीछा हमारा लड़का कर रहा है। चूंकि यह केवल तीसरे स्तर का उत्परिवर्तित भेड़िया है, इसलिए लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि यह राक्षस उस प्रकार का विनाशकारी नहीं है जिसकी वे अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन मूर्खों को अब अपने जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। जिस राक्षस का वे मजाक उड़ा रहे थे, उसे हमारे लड़के ने तुरंत ही नष्ट कर दिया, जिससे सभी लोग डर के मारे अपना आपा खो बैठे। वे इस गिगाचैद को एक रक्तपिपासु मानव राक्षस समझने की गलती करते हैं।
यहाँ तक कि स्क्रॉल लेडी को भी पता नहीं है कि उसने अभी क्या बुलाया है। इस बीच हमारा लड़का आजाद होकर बहुत खुश है। उत्साह हावी हो जाता है और वह अकेला पागलों की तरह हंस रहा होता है, जबकि बाकी सभी लोग हंस रहे होते हैं। उनकी हंसी इतनी तीव्र होती है कि गुंडे भी हिल नहीं पाते। उनकी उपस्थिति उन्हें ऐसा महसूस कराती है जैसे कोई सुनामी उन्हें निगलने वाली है। इसके बाद वह सचमुच आयका की ओर बढ़ता है और उस उन्मत्त चेहरे के साथ वह उससे यह पुष्टि करने के लिए पूछता है कि क्या वे पृथ्वी पर है। झिझकती हुई महिला हाँ कहती है, जिससे डोपामाइन का प्रवाह सीधे उसके मस्तिष्क में चला जाता है। पार्टी के 2 ताकतवर नेता अभी भी यह नहीं समझ पा रहे हैं और यह साबित करने के लिए कि यह पार्टी वास्तव में कितनी शक्तिशाली है, वे अपनी ही हत्या की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके हथियार उसकी मजबूत त्वचा पर लगते हैं, वे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस बिंदु पर उन मांसपेशियों वाले सिर को एहसास होता है कि उन्होंने गंभीर रूप से गड़बड़ कर दी है। उनके लिए तो वह सचमुच एक राक्षस है। इस बीच हमारा लड़का, जो जीवन भर राक्षसों से लड़ता रहा है, मतिभ्रम करने लगता है। उसका मस्तिष्क इस मांसपेशी वाले सिर को एक और राक्षस के रूप में पंजीकृत करता है और सहज रूप से वह राक्षस से पूछता है कि क्या यह क्रमांकित राक्षस है जिसमें वह टुकड़ा है जिसे वह खोज रहा है। बेशक बेचारे को यह भी पता नहीं है कि यह पागल क्या बक रहा है। अचानक सोरा अपने भ्रम से बाहर आता है और उस आदमी को गिरा देता है। वह कमीना हमारे लड़के की उपस्थिति से इतना भयभीत है कि वह सचमुच अपनी पैंट में पेशाब कर देता है। यह बहुत अपमानजनक है कि समूह का बॉस अपनी पार्टी के सामने पेशाब कर दे। सोरा ताकतवर लोगों को भागने का मौका देता है अगर वे अपने जीवन को महत्व देते हैं। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, सभी रोती बिलखती कुतिया अपनी दयनीय जिंदगी बचाने के लिए विपरीत दिशाओं में भाग जाती हैं। पीछे बचा एकमात्र व्यक्ति इस जानवर का आह्वान करता है। वह भयावह निशानों पर ध्यान देती है और जानने को उत्सुक हो जाती है कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन है। एक क्षण के लिए वह सोचती है कि क्या वह स्थानांतरण स्क्रॉल के माध्यम से बुलाया गया एक राक्षस है। सोरा फिर अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ते हुए पूछता है कि टावरों के बनने के बाद कितने साल बीत गए हैं। वह आश्चर्य से जवाब देती है कि अभी तो केवल 5 वर्ष ही हुए हैं। इसके बाद वह उससे कई प्रश्न पूछता है और वह अब तक यहां हुई सभी घटनाओं का विवरण बताने लगती है। आप देखिए, उन 5 वर्षों में मनुष्य में व्यवस्था जागृत हो गई और बाहरी दुनिया बहुत बदल गई। वह रसातल में फंस गई थी। इस शहर पर राक्षसों का 7वां बड़ा आक्रमण हुआ और वह बड़ी मुश्किल से बचकर निकलने में सफल रही। इस शहर का उल्लेख सोरा के लिए कुछ यादें ताजा कर देता है क्योंकि यह उसका गृहनगर था। फिर वह उससे इमी शहर के बारे में पूछताछ करता है और वह बताती है कि शहर पहले से ही खंडहर में बदल चुका है। हालांकि वह आशा कर रही हैं कि वहां गए शिकारी शहर को उसके सबसे बुरे समय से बाहर निकाल सकेंगे। इसके बाद वह उससे वर्तमान स्थान से एस सिटी तक जाने का रास्ता पूछता है। वह एक निश्चित दिशा की ओर इशारा करती है और सोरा तुरंत गायब हो जाती है तथा उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए छोड़ देती है। इस रहस्यमय व्यक्ति के साथ यह मुठभेड़ ऐसी चीज नहीं थी जो आप रोजाना देखते हैं, इसलिए वह अपने उच्च अधिकारियों, विशेष रूप से अपनी महिला उन्नीस समा को इसकी सूचना देने का निर्णय लेती है। आइए हम उन रोती बिलखती लड़कियों को न भूलें जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन ऐसा लगता है कि वे दुर्भाग्य की राह पर हैं। कोई अज्ञात सत्ता उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती है। यह रहस्यमयी आकृति पार्टी में हमारे लड़के की उपस्थिति को भांप सकती है, इसलिए वह उन्हें सोरा के बारे में सभी ज्ञात विवरण बताने के लिए ठीक 3 सेकंड का समय देता है। बेशक इस पागलपन भरी घटना को समझने के लिए 3 सेकंड पर्याप्त नहीं है, इसलिए उनमें से कोई भी कुछ भी कहने में सफल नहीं हो पाया। जैसे ही समय पूरा हो जाता है, रहस्यमयी प्राणी सभी को वहीं पर मार डालता है, जैसा कि उसने वादा किया था। हम टावर फ्रंटलाइन गिल्ड टाइगर्स रो मुख्यालय पर पहुंचे। वहां एक सचिव ने यह दुखद समाचार सुनाया कि किस प्रकार उन 4 लोगों की मृत्यु हो गई। उनके सिग्नल पूरी तरह से गायब हो गए, जिसका अर्थ है कि उन्हें कोई सुराग नहीं है कि युसाकी ट्रांसफर स्क्रॉल के साथ कहां गया। बेशक बॉस को ऐसी खबरें सुनना पसंद नहीं है जो उसकी महत्वाकांक्षाओं से मेल न खाती हों। वह इस बात से परेशान है कि इतने सारे ताकतवर गोरिल्ला एक नौसिखिया महिला को वश में नहीं कर सके। सचिव ने गंभीरतापूर्वक बताया कि पार्टी के सभी सिग्नल एक ही बार में गायब हो गए, जिसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि वे एक ही झटके में नष्ट हो गए। ये गुस्सैल आदमी रिच मुकाई है, जो लेवल 118 का स्टॉर्म प्रीस्ट है। वह उसे पार्टी की विफलता के पीछे के व्यक्ति की जांच करने का आदेश देता है, और चाहे कुछ भी हो, वह चाहता है कि वह योनाजाकी को पकड़ ले और उससे उस रहस्यमय आदमी के बारे में हर विवरण उगलवा ले जिसने उसके ताकतवर लोगों को मार डाला था। यह आदमी सचमुच किसी को भी अपने आदमियों पर हाथ डालते हुए बर्दाश्त नहीं करता, भले ही उसके आदमी थोड़े मूर्ख ही क्यों न हो। तभी उसे इमारत की खिड़की से हमारे लड़के की झलक दिखाई देती है जो अभी अभी उसके पास से कूदकर गुजरा था। वह भारी उपस्थिति और शत्रुता की भावना बिल्कुल पागलपनपूर्ण है। वह जानना चाहता है कि यह आदमी वास्तव में कौन है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि यह अज्ञात व्यक्ति सीधे उस क्षेत्र की ओर जा रहा है जो पहले से ही गिर चुका है। उन्होंने सी सिटी स्थित टावर पर भी ध्यान दिया, जो 5 वर्षों से निष्क्रिय था और अंततः अब स्थानांतरित हो रहा है। वह निश्चित रूप से जानता है कि यह बात सच होने वाली है और उसकी आंतरिक भावना ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया है। इसके बाद हम इस शहर के गिरे हुए क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां सोरा को उजाड़, राक्षसों से भरे शहर की ओर देखते हुए देखा जा सकता है, जिसे वह कभी अपना घर कहता था। पिछले 5 वर्षों में जब वह रसातल में फंसा था, यह स्थान सचमुच नरक में बदल गया था। उन कष्टदायी 5 वर्षों ने उन्हें एक कमजोर व्यक्ति से सबसे मजबूत व्यक्ति में बदल दिया। उसकी इंद्रियां सुन्न हो जाती हैं और समय का बोध पूरी तरह से खत्म हो जाता है,
जिसके कारण वह स्वयं एक जानवर बन जाता है। लेकिन एकमात्र चीज जिसने उन्हें थोड़ी सी समझदारी दी वह था उनका परिवार। जिन राक्षसों से वह कभी डरता था वे अब उसके लिए तुच्छ प्राणी मात्र रह गए हैं। वह अपने माता पिता और अपने एकमात्र भाई से मिलने के लिए बेताब है। इस शहर की स्थिति पर गौर करें तो यह एक समय ऐसा स्थान था जो जीवन से भरपूर था, लेकिन वर्तमान में राक्षसों के विनाशकारी प्रकोप के कारण यह एक नष्ट भूमि में तब्दील हो चुका है। एक भी इमारत अपने मूल स्वरूप को बरकरार नहीं रख पाती, क्योंकि सोरा इस बात पर अपना भ्रम व्यक्त करता है कि वहां कोई राक्षस लोगों को नहीं मार रहा है। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने इस स्थान को हमेशा के लिए खाली कर दिया है। शक्तिशाली योद्धा अपना दरवाजा खोलने में हिचकिचाता है और वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दरवाजा सचमुच उसके हाथ में आ जाता है। अंदर प्रवेश करने पर पता चला कि उसका प्रिय घर अब पहले जैसा नहीं रहा। सोरा को संदेह था कि जगह खाली होगी, लेकिन फिर भी वह आना चाहती थी। आखिरकार यही एकमात्र स्थान है जहां उसकी सारी खुशियां समाहित हैं। अचानक उसकी नजर मेज पर पड़े एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। यह संदेश सोरा के बारे में है और वास्तव में यह उसके माता पिता का है, जो मानते थे कि उनका बेटा उसके लापता होने के 5 साल बाद भी जीवित है। अंत में वे उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे तथा यह मानने से इनकार कर रहे थे कि वह मर चुका है। इससे सोरा का संकल्प टूट जाता है, विशेषकर तब जब उसके माता पिता ने उसके पसंदीदा कपड़ों को पुनः व्यवस्थित कर दिया और उसकी सभी पसंदीदा वस्तुओं को ठीक उसी प्रकार रख दिया जैसा वह चाहता था। उन्होंने उसके लिए उसी सुरक्षित आश्रय का नक्शा भी छोड़ा जहां से वे निकले थे। उसके माता पिता ने केवल इतना अनुरोध किया कि वह नोट पढ़ने के बाद उन्हें ढूंढ ले, क्योंकि वे यह मानने से इनकार कर रहे हैं कि वह मर चुका है। अपने बिखरते परिवार की तस्वीर थामे सोरा टूट जाता है। अपने दृढ़ निश्चयी स्वभाव के विपरीत वह एक ब्लेड पकड़ता है और अपने आप को एक छोटा सा बाल कटवाने का फैसला करता है, जिससे उसकी अकेले ही सर्वनाश को समाप्त करने की क्षमता पर सवाल उठता है। मैं इस बात पर निराश होकर सोच रहा हूं कि क्या यह सब कुछ पहले जैसा करने के लिए पर्याप्त होगा। वैसे भी यह आदमी मूलतः केकई के बालों के साथ संजिन वू की कार्बन कॉपी जैसा दिखता है। मुझे यकीन है कि आप उस क्रॉसओवर की उम्मीद नहीं कर रहे थे, और न ही मैं। उसका अगला गंतव्य आश्रय 6 है, क्योंकि सोरा अपने माता पिता के साथ उनके द्वारा पीछे छोड़े गए मानचित्र का उपयोग करके फिर से इकट्ठा होना चाहता है। दुर्भाग्यवश गिरी हुई इमारतों के कारण आगे का रास्ता गड़बड़ा गया है। दूसरा रास्ता खोजने के बजाय यह कठोर आदमी सोचता है कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देना ज्यादा आसान होगा, और इसलिए वह ठीक वैसा ही करता है। आगे का रास्ता बनाता है और एक ही हमले में हवाई राक्षस को ध्वस्त कर देता है। इससे भी अधिक ये कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है तथा हर जगह अराजकता फैलाता रहता है। यहां तक कि आसपास के बचे हुए लोग भी सोच रहे हैं क्या हो रहा है, जब तक कि वे एक आदमी को प्रकाश की गति से उड़ते हुए नहीं देखते। इस दृश्य का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि उनमें से एक ने वास्तव में हमारे लड़के को चारके में कैद कर लिया। वे इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि यह कोई वास्तविक व्यक्ति है जो इतनी तेजी से एक इमारत से दूसरी इमारत भाग रहा है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो नीचे एक लड़की को कुछ बदमाशों द्वारा परेशान किया जा रहा होता है। इन लोगों ने अपने जीवन में कभी कोई स्त्री नहीं देखी है, इसलिए एक स्त्री को देखते ही वे पागल हो जाते हैं। वैसे यह आदमी वही लगता है जिसने 5 साल पहले हमारे लड़के को ट्रक से नीचे फेंक दिया था। वह लड़का सचमुच उसके पास आता है और घृणित टिप्पणी करता है तथा उसके शरीर को घूरना शुरू कर देता है, लेकिन सोरा जानलेवा निगाहों से उसे घूरते हुए कहती है कि वे सब कूड़े के ढेर हैं। इस आदमी ने सचमुच अपने माता पिता को परेशान करने के लिए उनसे मिलने से दूरी बना ली। इसी से आपको पता चलता है कि वे पकने वाले हैं। वैसे भी वे जियोजुत्सु काइज़ेन से जंपिंग कस तकनीक का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आदमी जिस तरह से हर किसी को थप्पड़ मार रहा है वह सुकुना है, और मैं सचमुच में यह कहता हूं। सोरा दूसरे आदमी के हमले से बचता है और उसके चेहरे पर घुटना मारता है, और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इस आदमी का सिर अचानक कैसे नहीं फट गया। भाई शायद यहां अपनी शक्ति का 1% उपयोग कर रहा है। वैसे भी बदमाशों का नेता एक शक्तिशाली गिल्ड गार्ड से वोम का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, जो एक मुख्य चरित्र के खिलाफ काम नहीं करेगा जो शैडो द हेजहयोग की तीक्ष्णता को टक्कर देता है। इसे और भी बेहतर बनाने के लिए हमारा लड़का उस कमीने कागावा को याद दिलाता है कि उसे मारने के उसके छोटे से प्रयास के बाद वह मृतकों में से वापस आ गया है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, कागावा के चेहरे का भाव ऐसा है मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। बेशक वह काया है, इसलिए यहां वह जो सबसे अच्छा कर सकता है वह है दया की भीख मांगना। हमारा लड़का उस बेवकूफ की गर्दन पकड़ने से पहले हंसता है। सोरा इस बात पर जोर देता है कि उसे अपनी मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के प्रति एहसान चुकाने के लिए सचमुच नरक सहना पड़ा। यीशु क्षमा कर सकते हैं और भूल सकते हैं, लेकिन यह व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि वह कागावा का गला कुचल रहा है तथा यह दर्शा रहा है कि वह उससे उसकी गरिमा और जीवन छीनने जा रहा है। उसके पीछे उन हजारों राक्षसों की आवाजें हैं जिन्हें उसने मारा था। सभी उसे सबसे शक्तिशाली प्राणी मानकर उसकी पूजा करते हैं और उसे हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कागावा के बारे में खास बात यह है कि वह हर कोण से आगे आता है। उसने सिर्फ एक बार ही सोरा को धोखा नहीं दिया या उसे धमकाया नहीं, यह एक निरंतर कष्टदायक जीवनशैली थी जिसे सोरा को जीना पड़ा। अपमान और लाचारी की भावना आज भी उनकी यादों में ताजा है। अब जबकि वह इस आदमी का गला घोंट रहा है, सोरा का मानना है कि अब समय आ गया है कि वह उसे कुछ ब्याज सहित सब कुछ वापस कर दे। कागावा अक्सर कहा करते थे कि सोरा जैसे कमजोर व्यक्ति को परेशान करने का अनुभव उनके लिए कितना आनंददायक था, लेकिन अचानक मानवता का एक हिस्सा योद्धा की सतह पर उभर आता है जब वह उस बदमाश को जाने देता है
और कागावा को अपनी हर सांस की कीमत समझने के लिए मजबूर कर देता है। यह वास्तव में हृदय परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह निर्णय था कि वह ऐसा व्यक्ति न बने जिससे वह सबसे अधिक घृणा करता है, क्योंकि तब वे भी इससे भिन्न नहीं होंगे। साथ ही कागावा ने महिला के साथ जो करने की कोशिश की थी, उसे याद करते हुए सोरा का मानना है कि यह उपद्रव केवल प्रलयकारी परिदृश्य में दूसरों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। इसलिए वह उस दुर्दांत बदमाश से कहता है कि वह कागावा को नहीं मारेगा, लेकिन साथ ही उसे बिना किसी परिणाम के छोड़ देना मूर्खता होगी। हमारा लड़का उस नारकीय स्कूली जीवन पर जोर देता है जो उसे एक आदमी के कारण सहना पड़ा। वह सोचता है कि यह उचित ही है कि कागावा को कमजोरों पर अत्याचार करने तथा उनकी जान लेने का प्रयास करने के लिए उनके कई घूंसे खाने को मिले। अतः विशिष्ट सुनजिनवू शैली में भाई उसे 4 सरल हमले सहने की अंतिम चेतावनी देता है, और यदि वह ऐसा करता है तो उसे बिना किसी परिणाम के छोड़ दिया जा सकता है। बेशक कागावा को भी लगता है कि यह एक हास्यास्पद विचार है, क्योंकि पहले ही मुक्का से उसका दिमाग फट जाएगा। उसे कॉलर से पकड़ते हुए मुक्का मारने के लिए सोरा द्वारा उसकी बांह को पीछे खींचने का एक सुंदर दृश्य हमें मिलता है। मूलतः उसकी सारी शक्ति को रोककर रखा गया। हमारा लड़का अपना चेहरा हुक से जमीन पर पटक देता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पहले के तुरंत बाद दूसरा क्रूर मुक्का भी आता है। लेकिन हमारे लड़के की बदला लेने की लालसा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही वह तीसरा मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, वह मूलतः अपने छोटे शिकार को कुत्ते की तरह घुमाता है। सोरा कागावा की दयनीय स्थिति के सामने एक देवता की तरह खड़ा है, तथा वह पहले से ही जो पीड़ा झेल रहा है उसके लिए वह मर जाने की प्रार्थना कर रहा है। सोरा ने जवाब में उसके चेहरे पर जोरदार लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसकी हालत खराब हो गई। इस युद्ध का अंतिम परिणाम कागावा के लिए क्रूर है। न केवल उसके सभी अंग टूट गए, बल्कि उसकी दृष्टि भी पूरी तरह चली गई। जहां तक उसके अनुचरों का सवाल है, सोरा उन्हें सख्त आदेश देता है कि वे कागावा को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराएं और उसके सामने कभी न आए। ये शब्द कहते हुए वह अपना छोटा सा चक्कर पूरा करके छलांग लगाकर चला जाता है। अब समय आ गया है कि वह अपना ध्यान मुख्य गंतव्य आश्रय स्थल तक पहुंचने पर केंद्रित करें। दृश्य इस शहर के बफर जोन में आता है, जहां सैनिकों का एक समूह दीवार पर ड्यूटी न दिए जाने पर अफसोस जता रहा है। क्योंकि राक्षसों से लड़ने का उनका वर्तमान पद एक साधारण निगरानी ड्यूटी से कहीं अधिक डरावना और जोखिम भरा है। उनका नेता उन्हें सचेत रहने की याद दिलाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब कोई राक्षस उनके सामने आ खड़ा होगा। यह प्रथम लेफ्टिनेंट तांजी कागुरा है। उनके अधीनस्थों में से एक निजी शोकी मत्सुरा है, जो यह कहकर आपत्ति जताता है कि राक्षस शायद ही कभी बफर जोन में दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड इस आदमी से नफरत करता है, क्योंकि तभी क्रैन का एक बच्चा अचानक प्रकट होता है और सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देता है। तांजी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी संरचना बनाए रखें और भारी मात्रा में आक्रामक गोलाबारी करें, लेकिन इस प्राणी का कठोर आवरण इतना मोटा है कि उनका कोई भी हथियार कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। यह प्राणी भी 45 स्तर का है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उनके पास यहां बहुत सारे विकल्प हैं। अपने हमले से जवाबी कार्रवाई करते हुए राक्षस उन सभी को मारने की तैयारी करता है। डर के मारे लेफ्टिनेंट अपने सैनिकों को हमले से बचने के लिए फैल जाने की सलाह देता है, लेकिन राक्षस इतना तेज है कि वह तुरंत ही एक सैनिक को 2 टुकड़ों में काट देता है, जिससे दूसरा सैनिक उत्तेजित हो जाता है और गोलियों की बौछार कर देता है। जब वे राक्षस को मारने में व्यस्त थे, उनमें से एक ने एक बक्सा उठाया और उस राक्षस की ओर दौड़ा, ताकि ध्यान भटकाकर कुछ दूरी कम की जा सके। राक्षस की अजीब आकार की आंख के संपर्क में आना। सैनिक तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब क्रैन का बच्चा उन पर हमला करना बंद कर देता है। वह प्राणी हतप्रभ दिखाई देता है। सैनिकों में भी यही प्रतिक्रिया दिखाई देती है। लेफ्टिनेंट को संदेह है कि यह कहीं अधिक भयावह आने वाले खतरे से डर रहा है, और इसलिए क्रैन का बच्चा असामान्य तरीके से प्रतिक्रिया करता है, खुद को बचाता है और दूर चला जाता है, जिससे सैनिक काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन इस परिणाम का फायदा उठाने के अवसर के रूप में वे विस्फोटकों से भरा बक्सा प्राणी के चेहरे के पास छोड़ देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा विस्फोट होता है और राक्षस का शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। इस समय सैनिक प्रार्थना कर रहे हैं कि वह मर जाए, लेकिन जब धूल बैठ जाती है तो राक्षस को कोई विशेष चोट नहीं लगती। अपने एकमात्र अवसर के दयनीय असफलता में समाप्त होने के बाद सैनिक मूलतः अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। अचानक सोरा कहीं से भी दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है, राक्षस के चेहरे को कुचल देता है, ठीक उसी तरह जैसे ड्रैगन बॉल जेड में बुल्मा ने यामचा की भावनाओं को कुचल दिया था। लेफ्टिनेंट 2 और 2 जोड़ता है और महसूस करता है कि यह भयानक मानव था जिसने पहले प्राणी को डरा दिया था। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते। इस आदमी ने एक ही हमले में एक राक्षस का सफाया कर दिया। यहां तक कि उस प्रकार की शक्ति वाले श्रांक भी बहुत कम थे और उनकी दुनिया में बहुत परे थे। इसके अलावा उन्होंने पहले कभी सोरा का चेहरा भी नहीं देखा था। लेफ्टिनेंट उसके बारे में और अधिक जानना चाहता है, इसलिए वह अपने मूल्यांकन या निरीक्षण कौशल को सक्रिय करने का प्रयास करता है। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि सिस्टम उसे चुप रहने को कहता है, क्योंकि वह सोरा की जानकारी भी नहीं जुटा सकता। अपनी सूचना का निरीक्षण करने के प्रयास मात्र से ही लेफ्टिनेंट को चक्कर आने लगता है, जिससे उसके अधीनस्थ चिंतित हो जाते हैं। इस बीच सोरा को पता नहीं है कि क्या हो रहा है और वह उनमें से एक प्रश्न पूछता है, आश्रय 6 तक की दूरी के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि वास्तव में यह दूरी 50 किलोमीटर आगे है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए किसी को दुस्वप्न क्षेत्र X से होकर गुजरना होगा। यह पहली बार है जब सोरा ने ऐसा नाम सुना है।
तो उसे पता चलता है कि यह वह क्षेत्र है जो एक स्थान पर एकत्रित राक्षसों को रोकने के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में कई शिकारी उस क्षेत्र में सक्रिय रूप से लड़ रहे हैं। हमारा लड़का यह भी देखता है कि उसकी दुनिया में राक्षसों को मारने पर शिकारी उसकी लाश से विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यह किसी खेल के विचार से भिन्न नहीं है, केवल वर्तमान पावर स्केलिंग प्रणाली का आकलन करने के लिए। वह सैनिक से पूछता है कि रैंकिंग के अनुसार क्रैन राक्षस का बच्चा कितना शक्तिशाली होगा। सैनिक ने उसे बताया कि यह 45 स्तर का प्रतिद्वंद्वी था, इसलिए इसे हराना आसान नहीं है। लेकिन सोरा थोड़ा निराश है, इस बात से हैरान है कि इतना निम्न स्तर उनके लिए इतनी परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए वह क्षेत्र एक्स में उस स्तर के समान राक्षसों की संख्या के बारे में सोचता है। सैनिक निराशा से जवाब देता है कि उनकी संख्या 100 से अधिक है, क्योंकि यदि वे हजारों की संख्या में होते तो मानवता अब तक समाप्त हो गई होती। सोरा ने वह सब सुन लिया है जो वह जानना चाहता था, इसलिए अब उसके जाने का समय आ गया है। एक आखिरी अनुरोध के लिए साहस जुटाते हुए सैनिक चाहता है कि वह तुरंत एरिया एक्स में चला जाए। उन्हें हर संभव मदद की जरूरत है और उनके जैसा शक्तिशाली शिकारी कई अत्याचारों को रोकने में मदद कर सकता है। बेशक ऐसा नहीं है कि हमारा लड़का एरिया एक्स से बच सकता है, क्योंकि शेल्टर 6 का सबसे छोटा रास्ता पहले से ही इसे कवर करता है। इसलिए वह अनुरोध पर सहमत हो जाता है और यह भी कहता है कि वह उन सभी राक्षसों का भी सफाया कर देगा जो उसके रास्ते में आने की दुर्भाग्यपूर्ण कोशिश करेंगे। परिप्रेक्ष्य को अग्रिम मोर्चे पर स्थित सैन्य शिविर की ओर मोड़ते हुए हम देखते हैं कि युद्ध के बाद लेफ्टिनेंट अंततः जाग गया है। और नहीं, यह कोई और दुर्घटना नहीं है, वह 3 दिन तक बेहोश रहा था। हमेशा की तरह क्लिच, यह आदमी केवल 10 मिनट के लिए बाहर था और सौभाग्य से वे राक्षस से रोग निवारक औषधि भी छीनने में सफल रहे। जहां तक उस व्यक्ति का प्रश्न है जिसने उनके समूह को बचाया था, लेफ्टिनेंट को पता चलता है कि सोरा उत्तर की ओर चला गया है, जिसके कारण वह पहले तो स्थिति को स्वीकार कर लेता है, लेकिन बाद में उसे जो कुछ उसने सुना था उसकी मूर्खता का एहसास होता है। उनके अधीनस्थ ने बताया कि रहस्यमय व्यक्ति आश्रय स्थल 6 पर जाना चाहता था, जिसका अर्थ है कि उसे अपने इच्छित स्थान पर जाने के लिए क्षेत्र एक्स से आगे जाना होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सोरा को इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। वह बिना किसी डर या हिचकिचाहट के आगे बढ़ता गया, क्योंकि ब्रो अलग तरह से बनाया गया है, इसीलिए। खैर, लेफ्टिनेंट को यह स्थिति अत्यंत आवश्यक लगती है और वह उसे कमांड सेंटर से संपर्क करने का आदेश देता है। लेफ्टिनेंट अपने मन में यह सोचता है कि अभी तो केवल 10 मिनट ही हुए हैं, इसलिए शायद यह इतना भी बुरा नहीं होगा। कमांड सेंटर को संदेश तुरंत भेज दिया जाता है, लेकिन उसके अधीनस्थ को यह समझ में नहीं आता कि वे उन्हें इतनी जल्दबाजी में क्यों सूचित कर रहे हैं। इस पर लेफ्टिनेंट ने बताया कि यह ऑपरेशन पिछले ऑपरेशन से अलग प्रकृति का है। यह वर्गीकृत सूचना से संबंधित है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें इसकी जानकारी न हो। एरिया एक्स के बारे में बात यह है कि यह वास्तव में वह क्षेत्र नहीं है जहां उन्हें राक्षसों को रोकना चाहिए, बल्कि यह शुद्ध बमबारी क्षेत्र है। दृश्य केंद्रीय कमांड सेंटर में परिवर्तित हो जाता है, जहां एक ऑपरेटर रिपोर्ट करता है कि उन्हें एक आपातकालीन कॉल प्राप्त हुई है। केंद्रीय कमांडर रेंजी कोमागाया कॉल स्वीकार कर लेते हैं और ऑपरेटर उन्हें लाइन पर रख देता है। यह कॉल लेफ्टिनेंट काजुरा का है, जिसे एक जरूरी रिपोर्ट देनी है, जिसमें उन्हें एक रहस्यमय शिकारी के बारे में बताया गया है जो अनजाने में बमबारी क्षेत्र की ओर जा रहा है। रिपोर्ट को अच्छी तरह से नहीं लिया गया, क्योंकि केंद्रीय कमांडर ने गलती के लिए लेफ्टिनेंट के कंधों पर ही दोष मढ़ दिया। लेकिन कगुरा ने स्पष्ट किया कि उसने रहस्यमय शिकारी को सूचित करने के लिए आपातकालीन प्रसारण किया है। उनका मानना है कि यह शिकारी अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए वे उसका बचना सुनिश्चित करना चाहते हैं। कमांडर को पता चलता है कि रहस्यमय शिकारी शक्तिशाली है, लेकिन यह दावा निराधार है, तो वह उस लड़के का स्तर पूछता है। दुर्भाग्यवश लेफ्टिनेंट भी इसका उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि वे उनके प्रोफाइल का निरीक्षण करने में असफल रहे। इससे कमांडर को यह विश्वास हो जाता है कि लेफ्टिनेंट एक अज्ञात स्तर के शिकारी को बमबारी क्षेत्र में जाने की अनुमति देकर बकवास दावा कर रहा है। वह ऐसे मामले में आपातकालीन प्रसारण की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि सचिव का भी मानना है कि संदेश पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यहां कमांडर पोर्ट्रेटो लेफ्टिनेंट की हास्यास्पद मांगों पर उसके मोह पर हंसते हैं। उसी समय वह अपना ध्यान अपने सहकर्मी की ओर मोड़ता है और व्यक्त करता है कि उसके अधीनस्थ इस हद तक समस्याग्रस्त तरीके से काम कर रहे हैं कि फेट्सो अपने सहकर्मी द्वारा रोके गए ऑपरेशन की वर्तमान स्थिति के बारे में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना चाहता है। वास्तव में पश्चिमी कमांड की प्रभारी महिला मी टोनसाकी हैं, और वह इस बात से हैरान है कि कमांडर पोर्ट्रेटो उनके जहाज को डुबाने के लिए अपने ही समूह को गिराने के लिए तैयार हैं। वह एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। वह इस बात पर विचार कर रही है कि कागुरा कभी भी किसी अजनबी के समर्थन की गारंटी नहीं लेगा, जब तक कि उसे अपनी अंतरात्मा पर भरोसा न हो। इससे उसे आश्चर्य होता है कि रहस्यमय शिकारी वास्तव में कितना शक्तिशाली है। लेफ्टिनेंट अपनी बुद्धि के अंत में है और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है, जबकि पश्चिमी कमांडर अंततः अपने निर्णय पर आता है और अपने 2 बड़े व्यक्तित्वों की शक्ति के साथ भरोसा करता है कि कागुरा उनकी योजनाओं को बाधित करने की उम्मीद नहीं करती है। वह अनुरोध पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन यदि यह बाधा बन गया तो वह उसके लिए नरक सुनिश्चित कर देगी। तानासाकी ने वास्तव में यह सब मेजर जनरल पोर्ट्रेटो का समर्थन प्राप्त करने के लिए कहा था, जो नाराज तो थे, लेकिन अंततः उन्होंने ऐसा करने का कारण मांगा। काजुरा तुरंत इस तथ्य को सामने लाता है कि यह रहस्यमय शिकारी 45 स्तर के राक्षस को एक ही वार में मार गिराने में सक्षम था। यह रहस्योद्घाटन टोनासाकी के लिए एक गंभीर आघात है, जिसे संदेह है कि रहस्यमय शिकारी सेना का कोई गुप्त एस रैंक वाला अधिकारी हो सकता है। वहीं कमांडर पोर्ट्रेटो को यह अविश्वसनीय लगता है क्योंकि सभी श्रैंक इस समय व्यस्त हैं।
इसलिए वे उस व्यक्ति के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि कागुरा अपने निरीक्षण कौशल का उपयोग करके ये क्यों नहीं जान पाया। लेफ्टिनेंट ने बताया कि उसने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि वह डेटा तक पहुंच नहीं सका और कौशल का उपयोग करने के तुरंत बाद ही उसे अपनी चेतना खोने का खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इससे कुमागाया को केवल एक बात का संकेत मिलता है और वह ये कि रहस्यमय शिकारी का स्तर 100 से भी अधिक है। यह बात उन्हें चिंतित कर देती है। हालांकि कुमागाया उस व्यक्ति की ताकत से आश्चर्यचकित हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह प्रसारण जारी करने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं है। उनके दावों से सहमति जताते हुए पूर्वी कमांडर नोवो युसा ने भी यही बात कही और कहा कि ऐसा करना जोखिम भरा होगा। आखिरकार हजारों सैनिक पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में सामूहिक अभियान में जुटे हुए थे। बमबारी क्षेत्र के लिए उनका मूल लक्ष्य सैनिकों को उस क्षेत्र में क्षति पहुंचाने वाले किसी भी शेष बचे राक्षस को समाप्त करने के लिए प्रेरित करना था। हालांकि यदि वे अभी आपातकालीन प्रसारण जारी कर दें तो ये जीव ध्वनि के प्रति संवेदनशील होकर प्रतिक्रिया करेंगे और एक विशेष स्थान पर हमला करना शुरू कर देंगे, जिसका अर्थ होगा कि एक ही झटके में उस क्षेत्र का अंत हो जाएगा और 10,000 से अधिक सैनिक एक ही क्षण में अपनी जान गंवा देंगे। हजारों सैनिकों की जान बचाने के बदले में एक व्यक्ति की जान बचाने का जोखिम बहुत अधिक है। भले ही यह आदमी कुछ शक्तिशाली एस रैंक का हो, लेकिन उसके शब्द लेफ्टिनेंट को एक निराशाजनक अंत में छोड़ देते हैं और वह टोनोसाकी से हस्तक्षेप की उम्मीद करती है। लेकिन कुछ देर के चिंतन के बाद वह अपना मुंह खोलती है और लेफ्टिनेंट के अनुरोध को पूरी तरह से अस्वीकार कर देती है। यह मानते हुए कि इस तरीके से काम करना लापरवाही है, निर्णय को अंतिम बना दिया जाता है और कॉल तुरंत समाप्त कर दी जाती है, जिससे लेफ्टिनेंट की निराशा और बढ़ जाती है और वह क्रोध से डिवाइस को पकड़ लेता है। उन्होंने यथासंभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश चीजें उनके अनुरूप नहीं हुई। लेकिन अचानक उसके अधीनस्थ को उसकी बकल पर लगी चाबियां दिख जाती हैं और वह उन्हें झट से छीन लेता है। इससे पहले कि कागुरा अपना आश्चर्य व्यक्त कर पाता, वह व्यक्ति अपने वाहन पर चढ़ने के लिए चला जाता है। बमबारी होने में अभी 6 मिनट बाकी हैं, इसलिए उनका मानना है कि स्थिति को सुधारने के लिए यह समय पर्याप्त है। कागुरा के आदेश के बाद भी शोकी मत्सुरा विद्रोह जारी रखता है और स्वायत्त रूप से संचालन करने के लिए सैन्य वाहन चुरा लेता है। इससे बाद में उस व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन कागुरा भी उसका पीछा करने का प्रयास व्यर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका मानना है कि एक सैनिक के रूप में उसके अधीनस्थ ने अपना निर्णय स्वयं लिया है। इस बीच मत्सुरा रहस्यमय शिकारी तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। उस समय मत्सुरा को केवल एक ही बात का पता नहीं था कि जिस व्यक्ति को वह बचाने की कोशिश कर रहा था, वही एक दिन पूरी मानवता के लिए आशा बनने वाला था। मत्सुरा के प्रयास व्यर्थ हैं क्योंकि वह सोरा का पता नहीं लगा पा रहा है। मात्र यह तथ्य कि वह शिकारी का पता लगाने में असमर्थ रहा है, इस बात का सबूत है कि यह शिकारी उसके वाहन से भी अधिक तेज है। क्षेत्र एक्स ठीक सामने है, इसलिए वह सोचता है कि क्या अपने स्पीकरों को उड़ाने का जोखिम उठाना ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अच्छा विचार होगा। दुर्भाग्यवश इसमें राक्षसों को लुभाने का अतिरिक्त जोखिम भी शामिल है। लेकिन मत्सुरा दृढ़ निश्चयी है और इस ऑपरेशन में पूरी ताकत से जुट गया है। वह स्वयं को सेना के लिए कलंक बताते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो जिस तरह से यह आदमी हाल ही में आगे बढ़ रहा है, वह एक सच्चा सैनिक है। माइक्रोफोन को झिझकते हुए पकड़ते हुए वह अंततः शिकारी को बमबारी क्षेत्र के बारे में सूचित करने के लिए एक पूर्ण चेतावनी देता है और तत्काल निकासी का अनुरोध करता है। वर्तमान में सोरा राक्षसों का सफाया करने में व्यस्त है और उसे वास्तव में चेतावनी सुनने को मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि शायद यही कारण है कि उसने किसी भी शिकारी को नहीं देखा। राक्षस तुलनात्मक रूप से कचरा है, लेकिन एक परमाणु बम से बच पाना आसान बात नहीं है। इसलिए वह सुरक्षित रहना चुनता है और यह भी महसूस करता है कि वह सैनिक को मरने नहीं दे सकता। आखिरकार मत्सुरा ने उसे संदेश पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। दुर्भाग्यवश ध्वनि के कारण राक्षस पहले से ही कार में बैठे उस बेचारे आदमी को अपना निशाना बना रहे हैं। इसलिए वह बाहर निकलने के लिए पूरा पैडल पीछे की ओर चलाता है। लेकिन वह यह जानकर भयभीत हो जाता है कि शिकारी अभी भी वहां मौजूद है और बमबारी क्षेत्र से बाहर नहीं निकला है, जब तक कि सोरा अचानक वहां आकर उसे आश्चर्यचकित नहीं कर देती और संदेश के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं मांगती। दुर्भाग्यवश समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि बम आकाश से वर्षा की तरह गिरने लगे हैं तथा बमबारी क्षेत्र को अंतहीन विनाश से नष्ट कर रहे हैं। शॉक वेव से उनकी ओर उड़ते मलबे को वास्तव में सोरा द्वारा रोक दिया जाता है, जिसे रोकने के लिए उसे अधिक ताकत लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती। जहां तक मोटे मेजर जनरल का प्रश्न है, उन्हें सफल बमबारी की पूरी पुष्टि प्राप्त है। इसके बाद वह आगे की कार्रवाई के लिए राक्षसों की स्थिति पर अद्यतन जानकारी चाहता है। ड्रोन से प्राप्त खुफिया जानकारी का उपयोग करते हुए उन्होंने पुष्टि की कि वहां मानव जीवन के कोई संकेत नहीं है। लेकिन भाग्य के एक भयावह मोड़ में राक्षस बमबारी से बचने में सफल रहे और इतना ही नहीं, वे पूरी तरह से सुरक्षित भी दिखाई दिए। यह मेजर जनरल और अन्य कमांडरों के लिए विनाशकारी समाचार है। तानासाकी ने ड्रोन फीड से तत्काल अपडेट का अनुरोध किया। ऑपरेटर ने फुटेज को खोला और यह देखकर दंग रह गया कि जीवों ने वास्तव में विस्फोटों से खुद को बचाने के लिए एक रक्षात्मक ढाल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके अलावा वह एक चांदी के बालों वाले आदमी की शक्ल में दिख रहा है, जो सोरा की कार्बन कॉपी जैसा लग रहा है। फुटेज को बीच में ही काट दिया जाता है क्योंकि राक्षस ड्रोन को नष्ट कर देते हैं। यहां गॉडजिला के चचेरे भाई ने उनके संचार को पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिससे तानोसाकी को सवाल उठने लगा कि आखिर क्या हुआ। वह अचानक ज्ञान प्राप्त कर लेती है। राक्षसों को पता था कि उन पर ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है, जिसका अर्थ है कि उन्हें यह भी पता था कि आगे क्या होने वाला है।
पूर्वी कमांडर युसा ने गैरिसन क्षेत्र से सैनिकों को तत्काल बाहर निकालने का आह्वान किया है। दीवारों को बनाए रखने के लिए उनका एक साथ पीछे हटना अनिवार्य है। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब ऑपरेटर ने अपनी रिपोर्ट जारी रखते हुए बताया कि राक्षस का लक्ष्य वास्तव में दीवारें नहीं बल्कि कुछ और है। टोनासाकी यह जानना चाहता है कि क्या है, जब तक कि ऑपरेटर यह नहीं बता देता कि उनका लक्ष्य क्षेत्र B22 है, वही स्थान जहां रहस्यमय शिकारी लुप्त हो गया था। तात्कालिकता को भांपते हुए तानोसाकी ने अपने ड्रोनों को उसी स्थान पर भेजने का तत्काल आदेश जारी किया ताकि पता चल सके कि राक्षसों का क्या हुआ। यह दृश्य मत्सुरा के परिप्रेक्ष्य में आता है, जो यह विश्वास नहीं कर पाता कि बमबारी समाप्त होने के बाद भी वह पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, इस चैनल के अनिवार्य अनुष्ठान के रूप में वन पीस वास्तविक है। वह केवल जीवित होने पर खुश है, जबकि सोरा उसे याद दिलाती है कि वह बहुत जल्दी जश्न मना रहा है, क्योंकि राक्षस अभी भी जीवित हैं और वे संभवतः उन्हें निशाना बनाने आ रहे हैं। अचानक सोरा मत्सुरा की जान बचाता है क्योंकि एक ड्रोन उनकी ओर आ रहा है। यहां तक कि निजी व्यक्ति भी हैरान है कि यह यहां कैसे आया और उसे आश्चर्य है कि क्या राक्षस ड्रोन पर हमला करने के लिए जिम्मेदार है, जो कि अनसुना है। सोरा को कोई परेशानी नहीं होती और वह राक्षसों के एक झुंड को अपनी ओर आते हुए देख लेता है। दूसरी ओर मत्सुरा अपना आपा खो रहा है क्योंकि वे 50 स्तर के प्राणियों के खिलाफ हैं। वे व्यवहारिक रूप से सबसे मजबूत राक्षस समूह हैं, जिनके विशालकाय नेता की राक्षसी ताकत 90 स्तर तक फैली हुई है। और यह तथ्य कि उन्हें एक भी खरोंच नहीं आई, इसका मतलब है मानवता का अंत। मत्सुरा अपनी नियति को स्वीकार करने में व्यस्त है, जबकि सोरा के विचार कुछ और है। उनका मानना है कि यदि बमबारी से ये लोग नहीं मरे तो उन्हें कब्र में दफनाना उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। छलांग लगाते हुए वह सैनिक से छिपने को कहता है। सोरा राक्षसों को ऐसे चीरता है जैसे वे उसके लिए कार्डबोर्ड हों और विशालकाय नेता को निशाना बनाता है। राक्षस उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का उसे पकड़ लेता है और वह भी हिलता डुलता नहीं है। इसके बाद वह आगे बढ़ता है, राक्षस के चेहरे को लक्ष्य करके जोरदार घूंसा मारता है। हमला सफल होता है और वस्तुतः एक ही वार में उस विशालकाय का सिर उड़ जाता है। लेकिन सोरा को तब आश्चर्य होता है जब वह उसी लबादे वाले व्यक्ति से टकराता है जिसे ड्रोन फुटेज में दिखाया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि सोरा को इस रहस्यमय आदमी की उपस्थिति का आभास भी नहीं हुआ। अब वह मुझे मूलतः अपने लंबे बालों वाले संस्करण जैसा ही लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस लबादे वाली आकृति में किसी प्रकार की राक्षस रूपांतरण क्षमता है। और हे भगवान, जिस तरह से उसने उस दानव को पुनर्जीवित किया और वे दोनों हमें कुटिलता से घूर रहे थे, वह एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। वैसे भी वह सोरा को रसातल का बीज कहता है और जो उसका है उसे वापस लेने की मांग करता है। लेकिन हमारे लड़के को तो बिल्कुल भी पता नहीं कि यह आदमी क्या बात कर रहा है। लबादा पहने व्यक्ति बस उसे देखकर मुस्कुराता है और यह जताता है कि उसे दूसरे व्यक्ति की शक्ति चुराने के अपराध का बदला अपनी जान देकर चुकाना होगा। तभी जमीन से कई भाले निकलते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से इतने मजबूत नहीं होते कि सोरा की त्वचा को भेद सकें। उनका मानना है कि यदि उनकी ताकत का स्तर इतना ऊंचा है तो यह बहुत आसान होगा। दैत्य अपने हाथ से सोरा को कुचलने का प्रयास करता है। इस बीच लबादा पहने व्यक्ति की नजर एक अन्य ड्रोन पर पड़ती है और वह सोचता है कि क्या कोई उसे देख रहा है। जहां तक सोरा का प्रश्न है, उसने भागने का प्रयास भी नहीं किया और केवल एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। वह इसे एक दयनीय प्रयास बताते हैं और मानते हैं कि उन्हें मारने के लिए इससे कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। इतना कहते हुए सोरा एक भाला लेकर हमला करता है, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति हवा में गायब हो गया और पुनः किसी अन्य स्थान पर प्रकट हुआ। बात यह है कि उसने लड़ाई से अलग रहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मनुष्य उसकी निगरानी करें। आसमान में उड़ते छोटे ड्रोनों से परेशान होकर वह एक राक्षस को उसे नीचे लाने का इशारा करता है। इसके बाद वह प्रत्येक प्राणी को क्षेत्र में जीवित बचे प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल करने का आदेश देता है। ड्रोन को वास्तव में एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था जो गुप्त रूप से छिपा हुआ था, लेकिन शुक्र है कि उसने राक्षसों के मार्ग बदलने का कारण बताने का अपना एकमात्र मिशन पूरा कर लिया। यह सब एक आदमी की वजह से है, वह जिसने बमबारी क्षेत्र में सबसे मजबूत राक्षस समूह का अकेले ही ख्याल रखा। वह व्यक्ति अपने कमांडर को सूचित करना चाहता है, तभी अचानक एक प्राणी को उसका स्थान पता चल जाता है और वह अंदर जाने का रास्ता नष्ट कर देता है। वह दुष्ट आकृति कष्टदायक मनुष्यों की मृत्यु पर प्रसन्नतापूर्वक हंसती है। स्थिति को देखकर सोरा को मत्सुरा द्वारा उनसे पहली मुलाकात के समय किए गए अनुरोध की याद आती है तथा संदेश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के उसके कृत्य की भी याद आती है। सैनिक फिलहाल अपने वाहन को फिर से चालू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सोरा युद्ध से अलग होने का निर्णय लेता है क्योंकि उसका मानना है कि राक्षसों की भीड़ को समाप्त करने का सही तरीका पहले उसके नेता को निशाना बनाना है और लोगों की जान बचाने के लिए जितना संभव हो सके उतने राक्षसों को मारना होगा। विशालकाय प्राणी उस पर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन हमारा लड़का हमले को रोक देता है, जिससे यह पता चलता है कि कैसे राक्षस की शक्ति लबादा पहने हुए व्यक्ति के साथ अपनी शक्ति को मिलाने के बाद अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई है। इसके अलावा वही आदमी अपनी परछाई से बाहर जमीन से बाहर निकलता है, लेकिन इस बार सोरा को यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह अपने ही दर्पण संस्करण को देख रहा है। रहस्यमयी आकृति अंधकार की एक शक्तिशाली तलवार छोड़ती है और इसे देखकर तो सोरा भी कह सकता है कि यह परेशानी वाली बात है। उसका प्रतिद्वंद्वी रसातल के बीज को मारने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन सौभाग्य से हमारा लड़का वार को चकमा देता है और न केवल अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथ को कुचलकर बल्कि उसकी अपनी काली तलवार को भी छीनकर वार को वापस कर देता है।
इसके साथ ही सोरा उसे काटने के लिए एक साफ झटका देता है। दुर्भाग्यवश आक्रमण ठीक से होने से पहले ही उसका प्रतिद्वंद्वी कहीं और गायब हो गया। अंधेरे ब्लेड की शक्ति को महसूस करते हुए सोरा को बुरा लगता है क्योंकि यह रसातल की ऊर्जा से मेल खाता है। सोरा द्वारा उसकी ब्लेड चुराने के कृत्य से उत्तेजित होकर लबादाधारी व्यक्ति उसे चोर कहता है, जिसका दूसरों की शक्ति चुराने के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं है। लेकिन हमारे लड़के को जल्दी ही यह एहसास हो जाता है कि यह लड़ाई एक झटके में खत्म करना आसान नहीं होगा और उनकी वर्तमान प्राथमिकता सैनिक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। इसलिए वह पूछता है कि क्या मत्सुरा को ऊंचाई से कोई परेशानी नहीं है, और वह सचमुच अपनी कार उठा लेता है। लबादा पहने व्यक्ति ने फ्रीजा या किसी अन्य की तरह उस पर मौत की गेंद छोड़ने का प्रयास किया, जिससे यह पता चलता है कि ताकतवर का उद्देश्य कमजोर की रक्षा करने के बजाय सबसे अधिक शक्तिशाली बनना है। इसके बाद सोरा पर हमला किया जाता है, जिसे पता चलता है कि उसकी गति इतनी तेज है कि वह उससे बचकर भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए वह कार को नीचे उतारता है और उसका सामना करने का निर्णय लेता है तथा एक ही मुक्का मारकर अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और यद्यपि हमला जुड़ता है, लेकिन गोला बस विघटित हो जाता है और केंद्र में अपना असली सार प्रकट कर देता है। दुर्भाग्यवश जब वह हमले से निपटने में व्यस्त था, तो मत्सुरा की कार पर छायादार पौधों के एक समूह ने हमला कर दिया। सोरा उसे तत्काल कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, जबकि मत्सुरा अपने जीवन के लिए डरता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कीलों ने कार को हर दिशा से छेद दिया था, जिसका अर्थ था कि सैनिक जीवित बच नहीं सका। लबादा पहने व्यक्ति सोरा को याद दिलाता है कि वह जल्दबाजी में काम न करे। आखिरकार उसने ये सुनिश्चित किया कि सैनिक की हत्या न हो। इसके बजाय वह उस आदमी को एक कठपुतली बना देता है तथा अपने भूत विद्या कौशल से मत्सुरा की लाश का अनादर करता है। यह आकृति यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सोरा को अपने लिए महत्वपूर्ण सभी लोगों को खोने का भय महसूस हो, जो कि रसातल के बीज के लिए उपयुक्त भाग्य है। जवाब में यह दृश्य उसे हाई स्कूल में कागावा द्वारा कमजोर लोगों को परेशान करने की याद दिलाता है। यह किसी दमनकारी शक्ति से भिन्न नहीं है जो केवल कमजोर लोगों का मनोरंजन करती है। सोरा के प्रतिद्वंद्वी ने अत्यंत तीव्र गति से प्रक्षेपास्त्रों से युक्त एक हिंसक ऑब्सीडियन तूफान छोड़ा, जो सोरा की त्वचा को छूने में सफल रहा। लेकिन इस आदमी ने अब यह सब खेलना बंद कर दिया है और उसे याद आ गया है कि उसके जैसे लोग वास्तव में कितने घृणित हैं। एक ही मौके से ब्रो वाहन को पकड़े हुए स्पाइक्स को नष्ट कर देता है और मत्सुरा को भी पकड़ लेता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस समय सैनिक एक ज़ॉम्बी से अधिक कुछ नहीं है, जो उसे राक्षसी दृष्टि से देख रहा है और उस पर दर्जनों वार कर रहा है। सोरा उसे वाहन के अंदर ही फंसा देती है और उसे बहुत ग्लानि होती है कि एक निर्दोष व्यक्ति इस झमेले में फंस गया। अंततः उसका ध्यान जिम्मेदार अपराधी की ओर जाता है और वह एक शक्तिशाली मुक्का मारता है। लेकिन पिछली बार की तरह उनके हमले उनके प्रतिद्वंद्वी की अजीब रचना कौशल के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। अंधेरे से एक और काली तलवार खींचते हुए वह सोरा को रसातल की असली शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ होने के लिए डांटता है। लेकिन अपने बकबक उत्सव के बीच में भाई के चेहरे पर एक घूंसा पड़ता है और वह उड़ जाता है। उनका अब भी मानना है कि उनके शक्ति स्तरों के बीच का अंतर बहुत अधिक है। अपने स्वामी की रक्षा के लिए विशालकाय राक्षस कूद पड़ता है। लेकिन इस लबादे वाले राक्षस के बारे में आश्चर्य की बात यह है कि सोरा ने आक्रमण का निशाना कैसे बनाया। और केवल इतना ही नहीं, वह एक और वार करके उसकी फिर से पिटाई करने वाला है। सोरा की राक्षसी हरकतों को देखकर ही उसके प्रतिद्वंद्वी को एहसास हो जाता है कि रसातल के बीज ने वास्तव में उसकी असली शक्ति को उजागर कर दिया है। सोरा गायब हो जाता है और उस आदमी को खत्म करने के लिए अपने अंधे स्थान से बाहर निकलता है। लेकिन सौभाग्यवश रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी छलांग लगाकर हमले से बच जाता है। सोरा उसे बताता है कि हालांकि उसे अपने भागने के कौशल पर पूरा भरोसा है, लेकिन यही बात उस विशालकाय राक्षस के बारे में नहीं कही जा सकती, जिसका शरीर एक ही वार में पूरी तरह से अलग हो गया। अत्यधिक शक्तिशाली प्रहार ने प्राणी के शरीर को भले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया हो, लेकिन जब छाया प्रदान शरीर को पुनः नया रूप दे देते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होता। यही कारण है कि सोरा मुख्य कोर का शिकार करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है और राक्षस के सबसे कमजोर हिस्सों को निशाना बनाता है। वह राक्षस का उसके मूल से संबंध तोड़ने में सफल हो जाता है और अंततः राक्षस की निश्चित मृत्यु का कारण बनता है तथा वह भस्म हो जाता है। विशालकाय के गिर जाने के बाद सोरा अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और मानता है कि इस लड़ाई को समाप्त करने का समय आ गया है। लबादा पहने व्यक्ति स्वयं को घिरा हुआ पाता है और अपनी छाया एकता कौशल का प्रयोग करने का प्रयास करता है, जो मूलतः एक साइफनिंग कौशल की तरह कार्य करता है, जो आसपास के क्षेत्र के सभी राक्षसों की जीवन शक्ति को चूस लेता है और उसे अपने अंदर डाल लेता है। ठीक है, अब यह संदिग्ध लगता है ना? वैसे भी राक्षसों की हिंसक ऊर्जा इतनी तीव्र है कि सोरा के कपड़े बरकरार रखे हुए हैं। संपूर्ण अनुक्रम का परिणाम एक निराशाजनक अंत होता है, क्योंकि इस तकनीक का उपयोग केवल पलायन के साधन के रूप में किया गया था, न कि मजबूत बनने के लिए। सोरा को बस इस बात की खुशी है कि उसके माता पिता की तस्वीर ठीक है, और यह फिट आदमी मत्सुरा की हालत का जायजा लेने चला जाता है। दुर्भाग्यवश सैनिक उतना भाग्यशाली नहीं था, इसलिए उसे उचित सम्मान देने के लिए सोरा मत्सुरा का टैग ले लेता है और उसे उचित तरीके से दफना देता है, यह विश्वास करते हुए कि वह सैनिक की आशाओं को आगे बढ़ाएगा। जहां तक उस खौफनाक आकृति का सवाल है, सोरा को कई चीजें परेशान कर रही हैं और उसे किसी भी समय उस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ तैयार रहना होगा जो छाया की शक्ति का उपयोग करता है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि वह एक रोमांचक नोट छोड़ गया है कि वह सोरा के जीवन में उसके प्रिय सभी लोगों को मार डालेगा। इसका मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे लड़के को यथाशीघ्र आश्रय गृह पहुंचना होगा।
इसलिए अपनी तीव्र गति का उपयोग करते हुए वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। कुछ समय बीत जाता है और अंततः पश्चिमी कमांडर और उसके लोग उस स्थान की उचित जांच करने के लिए पहुंचते हैं। वे किसी सुराग या जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता है कि राक्षसों का पूरा बेड़ा पहले ही गायब हो चुका है। पश्चिमी कमांडर विशालकाय राक्षसों की लाशों को देखकर इस तथ्य की पुष्टि करता है और उनसे तत्काल रिपोर्ट करने का आग्रह करता है। वह यह भी कहती हैं कि यह स्पष्ट है कि कागुरा द्वारा बताए गए रहस्यमयी शक्तिशाली शिकारी और उसके बीच लड़ाई हुई थी। वह व्यक्ति न केवल बमबारी के प्रभावों को झेलने में सक्षम था, बल्कि उसने अकेले ही राक्षसों के पूरे बेड़े को नष्ट कर दिया। इस समय भाई एक आदमी की सेना है। सैनिकों में से एक ने अचानक बताया कि उन्हें ड्रोन का एक कार्यशील मेमोरी कार्ड मिला है, जो उन्हें स्थिति को समझने में मदद करेगा। फुटेज की समीक्षा करने का निर्णय लेते हुए वह देखती है कि कैसे मत्सुरा और रहस्यमय शिकारी खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे सैनिक अपनी जांच जारी रखते हैं, वे उच्च स्तरीय राक्षसों को हराने के परिणामस्वरूप प्राप्त अविश्वसनीय गिरावटों को देखकर अवाक रह जाते हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हर दिन देखते हो। यहां तक कि जिस सैनिक ने लूट का माल खोजा था वह भी लालची था और ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन उसका साथी वहां पहुंच गया और उसे पता चला कि वे काफी प्रभावशाली लूट का माल खोजने में कामयाब रहे हैं। यह तथ्य कि उनमें से किसी ने लूट का माल चुराने की कोशिश की एक अपराध है। ये सुनकर सैनिक एक डिवीजन की पेशकश करके समाधान पेश करने की कोशिश करता है। जवाब में गोरा लड़का कहता है कि उसे केवल रहस्यमय सुनहरा बक्सा चाहिए और कुछ नहीं, लेकिन इसे छोड़ना आसान नहीं है क्योंकि यह एक महान वस्तु हो सकती है। श्रीमान नॉस्ट्रिप को स्थिति को समझने में मदद करने के लिए गोरा लड़का उन्हें याद दिलाता है कि वह आपत्ति करने की स्थिति में नहीं है, और इस तरह अंततः उसे एक महान गोलेम अवशेष प्राप्त हुआ। अंततः छठे आश्रय स्थल पर पहुंचकर सोरा देखता है कि जीवित बचे लोग अच्छी तरह काम कर रहे हैं। आश्चर्य है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ। वे सभी तब हैरान रह जाते हैं जब वे एक 12 पैक के साथ एक कटे फटे आदमी को उनकी ओर आते हुए देखते हैं। लेकिन सोरा अपने विचारों में खोया हुआ है, ये जानते हुए कि लबादा पहने व्यक्ति उसकी उपस्थिति को छिपा सकता है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उन्हें अभी तक किसी विशेष रूप से मजबूत व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता है तो आक्रमण या हमले की स्थिति में इस स्थान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अचानक कहीं से एक आदमी बैंडेड पहने हुए उसके सामने आता है। हमें उम्मीद नहीं थी कि जियोजुत्सु काइसेन के गोजो और मॉर्टल कॉम्बैट के राइडेन का बेटा यहां आएगा, लेकिन हम यहां हैं। अंधे आदमी का अनुमान है कि सोरा बाहर से आया होगा। सोरा की पुष्टि पर अपनी राहत व्यक्त करते हुए उन्होंने हमारे लड़के को आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह केवल कीमत देकर जानकारी खरीदने के लिए यहां आया है। उसे बस इस बात की चिंता है कि सोरा उसके सवालों का जवाब दे। पहली नजर में हमारा लड़का इस बात से उलझन में है कि पैसे का अभी भी उपयोग हो रहा है। वह उसकी बात मानने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन कोई प्रश्न पूछने से पहले ही उस आदमी को रोक देता है। सोरा जानना चाहता है कि एक भिक्षु उसे शाही मानदंडों के अनुसार क्यों संबोधित कर रहा है, जिसका अर्थ है कि यह व्यक्ति संभवतः नकली है या किसी प्रकार का कॉस्प्लेयर है, जो कि सच निकलता है, क्योंकि यह इस व्यक्ति के लिए एक शौक से अधिक कुछ नहीं है। सोरा फिर पूछता है कि क्या उसकी आंखों के लिए भी यही सच है, जिससे वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से घबरा जाता है। वह अपनी आंखों पर से पट्टी हटाता है और हाल ही में हुई आंख की बीमारी से पीड़ित होने की बात कहता है, लेकिन मुद्दा यह नहीं है। तथ्य यह है कि सोरा को अपनी आंखों से अति भयावह रोशनी का आभास हो गया था, यहां तक कि उसकी आंखों पर पट्टी भी बंधी हुई थी। इस समय ब्रो वास्तव में गोजो का बेटा है। वह सोचता है कि अंधे व्यक्ति के पास अपनी शक्ति छिपाने के लिए कोई कारण है, लेकिन यह स्पष्ट है कि आश्रय में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति छिपा हुआ है। वैसे भी वह सवालों का जवाब देने में खुश है, तो वेशभूषा धारण करने वाला भिक्षु बाहर की घटनाओं को पुनः बताने के बारे में पूछता है। अंधा आदमी जानता है कि दीवारों पर कई सैनिक इकट्ठे हुए हैं, और हालांकि अधिकांश लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, बाहर विस्फोट हुए हैं, इसलिए वह सोरा का दृष्टिकोण जानना चाहता है। अनजान दिखने का आसान रास्ता अपनाने का निर्णय करते हुए भाई अपना व्यक्तित्व बदल लेता है और बताता है कि वह बस भागने की कोशिश कर रहा था और यहां चला आया। यह स्वीकारोक्ति अंधे व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देती है, क्योंकि वह जानता है कि सोरा भी उसकी तरह अपनी शक्तियों को छुपा रहा है, लेकिन वह यह देखकर खुश होता है कि वह इतना कुछ साझा कर रहा है और बस चला जाता है। सोरा को आश्चर्य होता है कि वह उस आदमी को आसानी से मूर्ख कैसे बना सकता है, और वह सोचता है कि क्या दुनिया में उसके जैसे कई शक्तिशाली लोग हैं। यह तथ्य कि अभी तक कोई भी उससे सवाल नहीं कर रहा है भी चिंताजनक है, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि क्या मनुष्य अपने वर्तमान स्तर पर कमजोर है। कपड़ों की दुकान पर जाने के बाद भाई ने साधु से ली गई नकदी को लूट लिया। वह अपने माता पिता को ढूंढने के अपने प्रारंभिक लक्ष्य पर वापस लौटता है तथा आसपास के लोगों से पूछताछ करने की पुरानी पद्धति अपनाता है। इसलिए वह सहजता से एक महिला के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने उस जोड़े को देखा है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर फोटो पर पड़ती है वह भयभीत हो जाती है और भागने से पहले अनभिज्ञता का नाटक करती है। सोरा को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है और वह उसकी प्रतिक्रिया से हैरान हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस क्षेत्र में हर कोई सतर्क है, इसलिए वह एक अनजान व्यक्ति से पूछने का निर्णय लेता है। लेकिन जिस तरह से सोरा उसे घूर रही थी उससे वह लड़का डर गया और उसे याद दिलाया कि अब पहले जैसा समय नहीं रहा, इसलिए उन्हें अपने संबंधों को शब्दों से सुलझा लेना चाहिए। सोरा ने बस उसके चेहरे पर परिवार की फोटो दिखाई और परिवार समूह के बारे में पूछा। पुनः फोटो में लोगों को देखकर वह व्यक्ति भयभीत हो जाता है और उनसे अपना रिश्ता पूछता है।
सोरा ने बताया कि वह वास्तव में उनका बेटा है, जो कि दिखने में अंतर के कारण स्पष्ट रूप से हास्यास्पद है। इस हद तक कि वह लड़का अपनी मुट्ठियां भींचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अचानक कहीं से एक ट्रक आता है और सचमुच हमारे लड़के को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन सोरा अविचलित खड़ा रहता है और पीछे देखे बिना ही उसे रोक देता है। उसे ट्रक की कोई परवाह नहीं है और वह उस आदमी से कुछ सवाल पूछने लगता है। हमारे लड़के को बिना पलक झपकाए अपनी ओर आ रही किसी चीज को सहजता से रोकते हुए देखकर यहां लगी नाक की पट्टी व्यक्तित्व बदल देती है और सड़क पर आगे की दिशा बताती है। सोरा वहां से जाने का निर्णय लेती है और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। वह आदमी उसे वापस देखकर हाथ हिलाता है और फिर दूसरी दिशा में भाग जाता है ताकि सबको अपने अस्तित्व के बारे में बता सके। जब सोरा उस स्थान की ओर जा रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि एक अनजान व्यक्ति को उसके परिवार के घर के बारे में कैसे जानकारी है। फिर उनके पिता एक सामाजिक व्यक्ति थे और सभी के साथ उनका अच्छा व्यवहार था। उसकी मां भी ऐसी ही थी, और क्योंकि अच्छे लोगों का उनकी दुनिया में फायदा उठाया जाता है, सोरा इस बार अपने परिवार की रक्षा करने की कसम खाता है। अंततः वह सड़क के किनारे पहुंचता है और एक विशाल घर के सामने खड़ा होता है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि उसके माता पिता यहां रह रहे हैं। सोरा दरवाजा खटखटाने का निर्णय लेता है और तुरंत अपने पिता की आवाज पहचान लेता है। लेकिन जब वह आदमी दरवाजा खोलता है तो ब्रो को एक याकुजा जैसे दिखने वाले आदमी को देखकर आश्चर्य होता है, जो उनके घर में अचानक घुस आया था। सोरा यह समझाने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में उनका बेटा है, जिससे उसके पिता की रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती है। पिता वहीं अचंभित होकर खड़ा है, जैसे उसकी सहेली अभी अभी सामने के दरवाजे पर आई हो। सदमे के बावजूद वे दोनों अंदर चले जाते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से खामोशी से देखते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। शुक्र है कि मां चाय की ट्रे लेकर बचाव के लिए आती है और तनाव को कम करके सब कुछ ठीक होने देती है। बिना समय बर्बाद किए पिता सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कितना अलग लगता है, लगभग एक बिल्कुल नए व्यक्ति जैसा। हालांकि वह मानते हैं कि यह वास्तव में एक सुधार हो सकता है। शायद बच्चा कुछ छुपा रहा है। पिता को डर है कि कहीं लड़का स्वयं धोखेबाज न हो, इसलिए उन्होंने अपने कमरे में एक गार्ड भी रख दिया है। वे यह नहीं समझ पाते कि लड़का पहले से ही यह जानता है। जैसे ही वह अंदर गया, उसने छिपे हुए गार्ड को देख लिया, लेकिन घबराने की बजाय उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। कम से कम अब उसे पता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। जब पिता रहस्य उगलवाने के लिए और अधिक दबाव डालता है तो सोरा उसे सबक सिखाने का निर्णय लेती है। वह उन सभी बातों का खुलासा करना शुरू कर देता है जिनके बारे में वह जानता है कि वे बूढ़े आदमी को परेशान कर देंगी, जैसे कि वह सोया बॉय बैले और खाना पकाने की कक्षाओं में भाग लेने के लिए चुपके से बाहर निकल जाता था। यह बात ही सुरक्षा गार्ड को अचंभित कर देती है। पिता शर्म से लाल हो जाता है। उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि यह सचमुच उसका बेटा है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सोरा ने सहजता से बताया कि तथाकथित पवित्र पारिवारिक तलवार, जिसे वे पीढ़ियों से रखते आ रहे हैं, केवल एक प्रतिकृति है। अकेले उस टिप्पणी से ही पिता की घबराहट और भी बढ़ जाती है। इसके बाद एक और रोचक विवरण सामने आते हैं, जो उस व्यक्ति की परतें खोलते हैं जिसने हमेशा खुद को एक महान व्यक्तित्व होने का दावा किया था। सुरक्षा अधिकारी को सच्चाई का एहसास होने लगता है कि यह आदमी बड़ी बड़ी बातें तो करता था, लेकिन उनमें से अधिकांश बातें सिर्फ झूठी थीं। उसके पिता इतना ही सहन कर सकते हैं। यह कठिन कार्य असफल हो जाता है और वह तुरंत सोरा की ओर दौड़ता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अपने लापता बेटे को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करने, हर सुराग का पीछा करने और हर संभव प्रयास करने के बाद अब जब सोरा घर आ गया है तो बूढ़ा आदमी अंततः टूट जाता है। जब सोरा ने लापरवाही से उस गुर्गे का जिक्र किया तो गार्ड को एहसास हुआ कि उसका पिता, जिसे वह जानता था, जो खूनी लड़ाई और संदिग्ध कारोबार संभालता था, वास्तव में दिल से पूरी तरह से शैतान है। सच्चाई से घबराया हुआ गुर्गा भागने का निर्णय करता है, लेकिन लड़का उसे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लेता है। अब बेचारा आदमी मेज पर बैठा है और उसे एक स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है कि जो कुछ उसने सुना है उसके बारे में चुप रहे। जैसे ही दबाव बढ़ता है, मां एक बार फिर हस्तक्षेप करती है और सही समय पर उस पल को बचा लेती है। इस बीच पिता मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता है कि सोरा ने उसकी पादने की आदत को उजागर नहीं किया। इस सारी अराजकता के बीच सोरा को अंततः इसका एहसास होता है। यही तो घर है, लेकिन शांति लंबे समय तक नहीं टिकती। उसके पिता के आदमी घबराए हुए वहां पहुंचते हैं और घबराते हुए एक सफेद बालों वाले उपद्रवी के बारे में खबर देते हैं, जो अभी अभी शहर में वापस आया है। पहले तो चोर यह नहीं देख पाते कि सोरा उनके मालिक के साथ बैठा है, लेकिन ऐसा होते ही उनमें से एक को लगभग दिल का दौरा पड़ जाता है। घबराए और हकलाते हुए वो उसे चेतावनी देना शुरू करता है कि वे एक समूह में हैं और उसे कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सोरा एक झटके में उसके घुटनों को पकड़ लेता है, जिससे वह लगभग वहीं पेशाब करने लगता है। माहौल को शांत करने के लिए पिता बीच में आता है और बताता है कि वह लड़का उसका बहुत पहले खोया हुआ बेटा है, जो 5 साल से लापता है। वह सोरा के स्तर का उल्लेख करने ही वाला था कि अचानक उसे यह एहसास हुआ कि वास्तव में उसे पता नहीं है। मेरे पिता की तरह, जिन्हें नहीं पता कि मैं किस क्लास में हूं। हमारा बेटा बीच में आता है और सहजता से बताता है कि उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। इससे चोर दंग रह गए। हर कोई जानता है कि बिना किसी सिस्टम के कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी कड़ी ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, वह लेवल 10 से आगे नहीं जा सकता। वे सोचने लगते हैं कि वह कमजोर होगा, लेकिन फिर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी आदमी ने एक ट्रक को रोका है, ऐसा कुछ जो लेवल 10 वाले को सपने में भी नहीं करना चाहिए।
उनके संदेह को देखते हुए सोरा उन्हें सीधे अपने सिस्टम का उपयोग करके अपनी जानकारी की जांच करने की पेशकश करता है। चोर बड़बड़ाना शुरू कर देता है तथा बताता है कि राक्षस स्तर कैसे काम करते हैं और निरीक्षण कौशल निम्न स्तर के शिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं है। सौभाग्यवश उसके पिता के पास ये हुनर है, इसलिए वह स्वयं इसका परीक्षण करने के लिए आगे आता है। वे मेज के चारों ओर इकट्ठे होते हैं, जिसमें लड़का शांतिपूर्वक अपनी मां के पास खड़ा होता है, जो गर्व से दावा करती है कि उसे अपने बेटे की ताकत पर पूरा विश्वास है। लेकिन जब पिता इस कौशल का उपयोग करता है तो सिस्टम परिणाम दिखाता है। अज्ञात, हर कोई दंग रह गया। इसका अर्थ यह हो सकता है कि सोरा के पास कोई सिस्टम नहीं है या वह स्कैन के लिए बहुत शक्तिशाली है। पहला सिद्धांत तुरंत खारिज कर दिया गया क्योंकि उनका नाम अभी भी सामने आया है। हालांकि उन्होंने 5 साल तक अकेले ऐसे हालातों में जीवित रहना जारी रखा जिन्हें कोई भी नौसिखिया नहीं झेल सकता था। यह बात बहुत कुछ कहती है। इस क्षण पिता को एहसास होता है कि उसकी समझ ये समझ नहीं पाती कि उसका बेटा किस स्तर पर पहुंच गया है, जबकि पूरा कमरा सदमे में जम गया है। अंततः मां ही तनाव को तोड़ती है। वह खुश है कि उसका बेटा घर आ गया है। वह जानती है कि 5 साल तक एक एलियन की तरह रहने के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा। जैसे ही वह सोरा के चेहरे पर अपना हाथ रखती है, यादें ताजा हो जाती हैं। यातना, दर्द, सब कुछ, और ऐसे ही आंसू गिरने लगते हैं। पूरा माहौल भारी और भावुक हो जाता है। उन्हें जगह देने की इच्छा से पिता जल्दी से अपने आदमियों को कमरे से बाहर ले जाता है। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो हमारा लड़का अपनी मां से अपने बड़े भाई रिक्यू के बारे में धीरे से पूछता है। शुक्र है, वह उसे आश्वस्त करती है कि रिक्यू अच्छा है और अभी भी सेना में सेवा कर रहा है। वह एक कॉल करने की पेशकश भी करती है, लेकिन बताती है कि वह इस समय अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहा है। यह सुनकर वह स्वीकार करता है कि उसे अपने भाई की याद आती है और उत्सुकता से पूछता है कि क्या उसकी मां का भी कोई उच्च स्थान है। वह सिर हिलाती है, जिससे पता चलता है कि वह एक आरोग्यप्रद है, जिसे एक पादरी के रूप में जाना जाता है, जिसके पास भविष्यवाणियां करने की पर्याप्त शक्तियां हैं। सोरा उत्सुक होकर पूछती है कि क्या वह उसे जांच सकती है, लेकिन वह उसे मना कर देती है। फिर भी वह बताती है कि एक बार उसकी पादरी शक्तियों ने उसे भविष्यवाणी दी थी कि वह एक दिन वापस आएगा। कुछ ही देर बाद एक मजबूत कद काठी वाले उपप्रमुख काले कपड़े पहने कुछ लोगों के साथ काम के लिए तैयार होकर आते हैं।